वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं वो टू लेवल सिस्टम है इन अ टाइम डिपेंडेंट फील्ड। टाइम डिपेंडेंट फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। उसकी टाइम डिपेंडेंस भी बड़ी स्पेशल है, वो टाइम पीरियोडिक है और वो इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। और ये एक्स कंपोनेंट है, ये जो है एक सेकेंड, ये जो है ये एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्म विद B1, एंड ये जो है ये वाई कंपोनेंट को विद B1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों जो हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो ऑसिलेट कर रहे हैं टाइम में विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में है वो ऑसिलेट नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो B0 है। अच्छा, अब जो टू लेवल सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी समझ लेंगे स्पिन हाफ से, या एक इलेक्ट्रॉन को समझ लें, वो एट रेस्ट है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके एक्स वाई जी तीनों कंपोनेंट्स हैं, और साथ साथ ख़ास चीज़ ये है कि ये टाइम डिपेंडेंट भी है। इसकी वजह से फिर जब हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं तो वो एक टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन बन जाता है। ये वाला जो है बेसिक हैमिल्टोनियन हमारा, ये टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है। आप देख रहे हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट टर्म्स आ रही हैं, ये वाली टर्म्स जो कि ऑसिलेट कर रही हैं टाइम के साथ। अगर ये हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट ना होता तो फिर हम वो अपनी पुरानी रेसिपी प्रिस्क्रिप्शन वो इस्तेमाल कर सकते थे, वो तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते थे कि अगर हमने इनिशियल स्टेट दी हुई है, टाइम वॉल्ट स्टेट मालूम करनी है, तो हम इनिशियल स्टेट को आइगन एनर्जी आइगन बेसिस में लिखें और उसके टाइम इवॉल्व जो वर्जन है उसमें फेज फैक्टर्स आ जाते हैं एनर्जी ऑफ द स्टेट्स की टर्म्स में। लेकिन वो तरकीब हम इधर इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। अब हमें, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है, वो स्पेसिफिक था टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए। टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए हमें टाइम एवोल्यूशन अगर स्टेट की मालूम करनी है अंडर द गिवन हैमिल्टोनियन, जो कि हमारा ये गिवन हैमिल्टोनियन है, ये हैमिल्टोनियन अब हमारा है, इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर ये हमने मालूम करना है कि स्टेट कैसे इवॉल्व करती है टाइम के साथ, तो हमें वापस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ से हमें टाइम एवोल्यूशन मिलेगी, इनिशियल स्टेट गिवन होगी, फाइनल स्टेट हमें मिल सकती है। अच्छा, तो हमने क्या किया था कि जो हमारी स्टेट है इस सिस्टम की, उसके लिए कोई ना कोई, उसको अगर एक्सप्रेस करना है हमें तो किसी न किसी आइगन बेसिस में एक्सप्रेस करना है या किसी बेसिस स्टेट्स में एक्सप्रेस करना है, ज़्यादा बेहतर है ये कहना। तो बेसिस स्टेट्स जो हमने चूज़ की हैं वो एज़ यूजुअल ये स्पिन हाफ सिस्टम के लिए हमने एस जी की आइगन बेसिस चूज़ की, जो कि ये प्लस और माइनस स्टेट की टर्म्स में लिखा है हमने। जो टाइम डिपेंडेंस है वो इन कोफिशिएंट्स के अंदर मौजूद है। तो एसेंशली आपको पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में आप इस स्टेट को इस तरीके से कॉलम वेक्टर के तौर पे लिख सकते हैं जिसमें कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो पहला कोफिशिएंट है जो प्लस के साथ आ रहा है, और दूसरा जो है वो कोफिशिएंट है जो माइनस के साथ आ रहा है, माइनस स्टेट के साथ, ये वाला माइनस। तो अब आप स्टेट को जो है इस तरीके से कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इस केस के अंदर ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं जो इधर अपीयर हो रहे हैं वो अब टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट को। तो बेसिकली जो चीज़ हम मालूम करना चाह रहे हैं वो एसेंशली यही मालूम करना चाह रहे हैं कि ये कोफिशिएंट्स जो हैं ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कोफिशिएंट्स टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्टेट कैसे टाइम के साथ इवॉल्व करती है, क्योंकि जो स्टेट है वो इन कोफिशिएंट्स की टर्म्स में सारी टाइम डिपेंडेंस जो स्टेट की है, यानी ये टाइम डिपेंडेंट स्टेट है, जिसकी सारी टाइम डिपेंडेंस जो है वो इन दो कोफिशिएंट्स में मौजूद है। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ये कोफिशिएंट्स टाइम के साथ कैसे तब्दील होते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्टेट टाइम के साथ कैसे तब्दील होती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ जाएँ। अच्छा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं। कपल्ड इन द सेंस कि ये जो आपको C प्लस का टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज है ये इक्वेशन दे रही, डॉट जो है ना ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी d/dt ऑफ C प्लस को हमने
इस तरीके से डिफ़ाइन किया है, इस तरीके से नोटेशन इस तरह की बनाई है ताकि इधर सिंपल हो जाए, बार बार ना लिखना पड़े। तो आप ये देख रहे हैं कि सी प्लस वाली इक्वेशन के अंदर आपके पास सी माइनस भी आ रहा है और सी माइनस वाली इक्वेशन के अंदर आपके पास सी प्लस भी आ रहा है। तो ये कपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉट द ईजीएस्ट इक्वेशन टू सॉल्व बट नॉट टू डिफ़िकल्ट। सिर्फ हम इधर थोड़ा सा जो है हम एक तरह से थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और वो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरीके से करेंगे कि हम जो सी प्लस टी है, चलें इसको ब्लैक में ले आते हैं, आज के लेक्चर में जो हम चीज़ करने लगेंगे सी प्लस टी जो है उसका जो एक फैक्टर है जो स्टैंडर्ड जो डायनेमिकल फैक्टर जो आपके पास आता रहता है टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम में भी, उसको हम ज़रा अलग लिख लेते हैं। इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जैसे कि हम एक रोटेटिंग फ्रेम में इसको स्टडी कर रहे हैं, दोनों तरीके से देखा जा सकता है। तो ओमेगा टी बाई इसको रीडिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस टी एंड सी माइनस टी जो है इसको हम लिख रहे हैं एस एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी ओवर 2 अल्फ़ा माइनस टी। ठीक है जी। ठीक, तो इस केस में हमारे पास जो हमारा वो बन गया जो स्टेट वेक्टर है, जो स्टेट वेक्टर हमारे पास था, इसको ज़रा देखें, ये जो स्टेट वेक्टर था सी प्लस टी की जगह अब ये आपके पास आ गया है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साई ऑफ टी जो है वो है अल्फ़ा प्लस टी एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई 2 प्लस, जहाँ सी प्लस था सी प्लस की जगह यहाँ से डाल दिया ना, और सी माइनस इधर से हम डाल रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, प्लस अल्फ़ा माइनस टी एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी बाई 2 माइनस। ठीक, और अगर कॉलम की फॉर्म में लिखना चाहें, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो ये अल्फ़ा प्लस टी एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई 2 और अल्फ़ा माइनस टी एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी बाई 2, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक, अच्छा, अब ये जो हमने इस फॉर्म में इसको लिखा है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसके जो भी इसकी जो अगर हम देखना चाहें वी कैन रीडिफाइन, ये भी यूज़फुल हो जाएगा बाद में, द स्टेट वेक्टर एज इसको टिल्डा ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट वेक्टर आप समझ लें कि हमने जो है जो ओरिजिनल आपका स्टेट वेक्टर था उसकी जो में जो कोफिशिएंट्स में टाइम डिपेंडेंस थी उसका कुछ हिस्सा जो है ना हमने अलहदा कर दिया, यानी कि सी प्लस टी एक्सपोनेंशियल आई टी बाई 2 प्लस और सी माइनस टी। अभी भी कोफिशिएंट्स में टाइम डिपेंडेंस मौजूद है मगर एक हिस्सा टाइम डिपेंडेंस का हमने अलहदा लिख रहे हैं, आई ओमेगा टी बाई 2 दिस। तो इसको इस तरीके से अगर हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू दिस प्लस अल्फ़ा माइनस टी माइनस। तो ये जो टिल्डा टी है वो इस किस्म का अल्फाज की टर्म्स में आ गया। जो आपको ओरिजिनल साई ऑफ टी था वो अगर आप इधर देखें तो वो सी प्लस की फॉर्म में था, तो हमने ट्रांसफॉर्म एक तरह से कर दिया है, एक टाइम डिपेंडेंट फैक्टर जो है वो बाहर ले लिया है कुछ कन्वीनियंस के लिए। वो वजह उसकी ये है कि ये जो फील्ड्स हैं ये ऑसिलेट कर रहे हैं ख़ास फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा में, तो ये ऑसिलेटरी फैक्टर जो है ये अगर हम बाहर ले लेते हैं तो हम एक ऐसे फ्रेम में जा रहे हैं जहाँ पे ये
फील्ड जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं हम भी उसी फ्रेम के साथ उसी फ्रेम में चले गए हैं, तो हमारे लिए ये जो फील्ड्स हैं ये एट रेस्ट हो जाएंगे। तो ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम से ये हम इसको अब हम एक टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम बना सकेंगे, और वो फिर हम हमारे लिए बड़ी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि वो पुरानी सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के हवाले से वो हम सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो हमारा टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन था ये वाला, इसको फिर हम अभी ऐसी फॉर्म में लाएंगे कि ये टाइम डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी इसमें से। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस थी, ये जो है हमारे पास इन इक्वेशंस को देखें। लेट मी राइट इट इन सम अदर, अच्छा कलर चेंज कर दो ताकि नज़र आए आपको। इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में ये C प्लस और C माइनस की टाइम एवोल्यूशन की इक्वेशंस, तो यानी कि इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता चल जाता है कि C प्लस और C माइनस टाइम के साथ कैसे तब्दील होते हैं। अब हमने जो है ना अपनी जो स्टेट है उसको, ये हमने स्टेट को अल्फ़ा प्लस और अल्फ़ा माइनस की फॉर्म में लिख दिया। अल्फ़ा प्लस और अल्फ़ा माइनस C प्लस और C माइनस से इस तरीके से रिलेटेड है। तो अब हम अल्फ़ा प्लस और अल्फ़ा माइनस की टाइम एवोल्यूशन के लिए इसी तरह की कपल डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल कर सकते हैं अगर हम C प्लस और C माइनस की जगह इन इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट कर दें ये रिलेशंस, तो हमारे पास अल्फ़ा की इक्वेशन बन जाएगी। साफ ज़ाहिर है C प्लस की और C माइनस की जगह जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन जो है वो अल्फ़ा की इक्वेशंस बन जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि अगर आप पहली इक्वेशन देखें, यानी कि इस वाली इक्वेशन को देखें और C प्लस की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी माइनस आई ओमेगा ओवर 2 एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी बाई 2 अल्फ़ा प्लस प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई 2 अल्फ़ा प्लस डॉट जाहिर कर रहा है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम, और राइट हैंड साइड जो है आपकी एच बार ओमेगा नॉट ओवर 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी ओवर 2, ये जो है ना ये पहली टर्म आपके पास ये आ रही है, उसमें आपने डाला और आपके पास फिर अल्फ़ा प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड में C प्लस की जगह इधर डाल दिया। इधर जब डालेंगे तो दो टर्म्स हैं, ये भी टाइम डिपेंडेंट है और ये भी टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए आपके पास ये दो टर्म्स आ गए। ठीक, अच्छा अभी ये वाली टर्म रहती है तो इसको भी लिख लेते हैं प्लस एच बार ओमेगा 1 ओवर 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल, ये है ना इसमें एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी पहले से मौजूद। अब आप जब आप C माइनस की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो मैं अभी लिख रहा हूँ और साथ में अल्फ़ा माइनस भी आएगा आई ओमेगा टी बाई 2 अल्फ़ा माइनस। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, इसको आप लिख सकते हैं अंदर आई एच बार को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस आई ओमेगा टी बाई 2 अल्फ़ा प्लस डॉट, ये वाली टर्म, पहले इस टर्म को लिख रहे हैं ताकि वही वाला C डॉट वाली टर्म पहले आ रही थी तो अल्फ़ा प्लस वाली टर्म पहले आ जाए, अल्फ़ा प्लस डॉट वाली। फिर दूसरी टर्म एच बार ओमेगा ओवर 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई 2 अल्फ़ा प्लस, ये वही है, बिल्कुल वही सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आई इंटू आई जो है ये वाली टर्म जो है आई इंटू आई माइनस दे देगा आपको -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच बार ओमेगा के साथ मिलके एच बार ओमेगा ओवर 2 बन जाएगा, ये फैक्टर वैसे आ जाएगा और फिर अल्फ़ा प्लस। ठीक है, फिर हम राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास सब चीज़ें वैसी सिंप्लीफाई हुई हैं, तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं प्लस एच बार ओमेगा 1 ओवर 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी ओवर 2 अल्फ़ा माइनस, ये दोनों को कंबाइन किया ना तो ये माइनस आई अल्फ़ा
माइनस आई ओमेगा टी ओवर 2 बन गया। ठीक है जी, इससे ये आप लिख सकते हैं। अब ये जो है अल्फ़ा प्लस वाली ये वाली टर्म भी मौजूद है इधर भी, और राइट हैंड साइड पे भी मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी अल्फ़ा प्लस वाली टर्म है, राइट हैंड साइड पे भी अल्फ़ा प्लस वाली टर्म है, इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं आई एच बार एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई 2 अल्फ़ा प्लस डॉट is equal to minus h bar omega over 2, सॉरी h बार बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। ये जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, ये वाला फैक्टर कॉमन है, ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो ये हम लिख सकते हैं इसको माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस आ जाएगा, प्लस एच बार ओमेगा 1 ओवर 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी ओवर 2 अल्फ़ा माइनस। दिस इम्प्लाइज आई एच बार अल्फ़ा प्लस डॉट आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी ओवर 2 वाले फैक्टर को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक्सपोनेंशियल प्लस आई ओमेगा टी ओवर 2 वाले फैक्टर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब करेंगे तो 1 आ जाएगा फैक्टर, तो ये बच जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जब आप इसको करेंगे तो ये वाला यहाँ भी 1 बन जाएगा पहली टर्म के अंदर, तो आपके पास ये माइनस एच बार बाई 2 आ जाएगा। इसको हम कह लेते हैं डेल्टा ओमेगा, डिफरेंस इन ओमेगा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी माइनस द लार्मर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो ये डेल्टा ओमेगा आ गया, अल्फ़ा प्लस आ गया, प्लस एच बार ओमेगा 1 ओवर 2 अल्फ़ा माइनस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी इक्वेशन बन गई। अगर आप सही मानों में लिखना चाहते हैं तो इनके साथ हम टाइम डिपेंडेंस भी ज़ाहिर कर देते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट्स हैं। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आपके पास इस पहली वाली इक्वेशन से आ गई। ये अब आपको अल्फ़ा प्लस की जो है ना टाइम एवोल्यूशन बता रही। सिमिलरली अगर ये कपल्ड है, क्योंकि अल्फ़ा माइनस भी इसके अंदर आ रहा है, सिमिलरली अगर आप दूसरी वाली इक्वेशन उठाएं, यानी ये दूसरी इक्वेशन को लें इस वाली को, और यही एक्सरसाइज इसके साथ करें, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी एच बार ओमेगा 1 ओवर 2, ये चेक कर लें, और बाद में एच बार डेल्टा ओमेगा ओवर 2 अल्फ़ा माइनस टी। तो ये भी कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम चाहें तो जो हमारे पास ओरिजिनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी, कहाँ थी, वो यहाँ थी। जो ओरिजिनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो ये थी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द बेसिक हैमिल्टोनियन एच एंड द स्टेट वेक्टर्स, ये स्टेट वेक्टर था साई ऑफ टी, और ये आपका हैमिल्टोनियन था एच ऑफ टी। ठीक, अब हमने एक इंट्रोड्यूस किया है ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट वेक्टर साई टिल्डा टी, साई ऊपर वो निशान जो बना हुआ टिल्डा वो टी। ठीक है, तो और हमारा हैमिल्टोनियन जो है ना, अगर आप देखें तो हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर आप यही चीज़ चेक करें, ये जो अल्फ़ा प्लस वाली ये जो इक्वेशंस हैं, इनको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लें, तो ये इक्वेशन जो हैं इनको दोनों को इकट्ठा लिखा जा सकता है। कॉलम अल्फ़ा प्लस और अल्फ़ा माइनस जो है ना कॉलम वेक्टर बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बन रहे हैं, और कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं। टिल्डा की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एस अल्फ़ा प्लस टी और अल्फ़ा माइनस टी। हाँ, तो ये कॉलम वेक्टर। अगर आप देखें ना इस इक्वेशन को देखें और इन दोनों इक्वेशंस को लें, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई एच बार जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है,
for the transformed state vector and Hamiltonian. तो ये आप लिख सकते हैं, आपके पास एक और श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी जो ट्रांसफॉर्म्ड श्रोडिंगर इक्वेशन है। वो सारी एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये अब ये साइट टी जो ट्रांसफॉर्म्ड है ना उसकी टर्म्स में है, और ये एच भी ट्रांसफॉर्म्ड है, ये वो नहीं है जो आपके पास ओरिजिनल एच था। ये जो एच है ना हैमिल्टोनियन, ये नहीं अब रहा। इस इक्वेशन को अगर आपने सेटिस्फाई करना है, इन दो इक्वेशंस को अगर आपने सेटिस्फाई करना है तो फिर आप इसको इन दो इक्वेशंस को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अल्फ़ा प्लस टी अल्फ़ा माइनस नज़र आ रहा साफ, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साई टिल्डा टी है, साई टिल्डा टी ये है, ठीक है ना। तो जब इसका डेरिवेटिव हम है, आप देख रहे हैं कि इसमें अल्फ़ा प्लस पहली वाली टर्म के अंदर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस का डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस वाली इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा माइनस का डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वाज़े है। राइट हैंड साइड को अगर आपने उसी तरह से बिल्ड करना है कि अल्फ़ा प्लस टी और अल्फ़ा माइनस टी, यानी याद रखें कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट वेक्टर है वो अल्फ़ाज की टर्म्स में इस तरह है, तो आपके पास जो हैमिल्टोनियन है वो उसकी ये फॉर्म होगी, एच, ये चेक कर सकते हैं आप, एच बार बाई 2 माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 1 डेल्टा ओमेगा। और ख़ास चीज़ इसकी ये है, क्या ख़ास चीज़ है इसकी? ख़ास चीज़ इसकी ये है कि दिस इज़ अ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ये सारी एक्सरसाइज करने की ये जो फैक्टर्स बाहर लेने का मकसद था ना, ये यहाँ पे जो हमने डिफ़ाइन किया सी प्लस और सी माइनस को रीडिफ़ाइन किया इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस और अल्फ़ा माइनस, जिसमें से कुछ फेस फैक्टर्स हमने बाहर ले लिए ये वाले, उस सारी एक्सरसाइज का मकसद फिर रीराइट किया स्टेट वेक्टर को भी, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि टाइम एवोल्यूशन बताती थी सी प्लस सी माइनस का, उनको रीराइट किया इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस और अल्फ़ा माइनस की जो टाइम एवोल्यूशन वाली इक्वेशन बनाई। उस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये था कि जब आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, जो श्रोडिंगर इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाए जो कि ये है, उसमें जो हैमिल्टोनियन आ रहा है, जो हैमिल्टोनियन बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स बताता है। स्टेट्स की एवोल्यूशन जो है वो गवर्न होती है बाय द हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे खूबसूरती ये हो गई, सारे एक्सरसाइज का कमाल ये हो गया कि हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट बन गया। अब टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन आ गया तो वो हमारे सारे मसाइल हल हो गए। जो कुछ हमने पहले से सीखा था वो तमाम नॉलेज को हम फ़ौरन और इस्तेमाल करके ये टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स प्रोबेबिलिटीज़ के हवाले से हम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि कैसे हम क्या आंसर दे सकते हैं। लेट्स पोज अ क्वेश्चन। वी पोज अ क्वेश्चन, what is the probability of finding a system जो है spin half system हमारा, so let's system of spin half initially in the state plus to be found in state minus at time t। इनिशियली जो हम कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं इसको कि ये t इज़ इक्वल टू 0 वाला टाइम। तो हमारा बेसिकली जो इनिशियल स्टेट है वो हमारी जो इनिशियल स्टेट है साइज 0 जो है वो हमारी प्लस स्टेट, ठीक। अभी ये अनट्रांसफॉर्म्ड जो हमारा ओरिजिनल जो वेव वेक्टर था वो है, जो कि हमने कहा है कि क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो सवाल पोज किया है वो तो ओरिजिनल वेव वेक्टर की टर्म्स हम करेंगे ना, मगर हमने देखा है कि जब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए और ख़ास तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए कि
जो कोफिशेंट्स आ रहे हैं उनमें से कुछ फेस फैक्टर्स बाहर निकाले जाएं, तो फिर जो है ना सारी का सारा एनालिसिस काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो एक तरह से जिससे हम कह सकते हैं कि हमने ट्रांसफॉर्म किया है रेफरेंस फ्रेम। तो आपको पता है कि रेफरेंस फ्रेम्स को ट्रांसफॉर्म करें तो कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि हम एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में जा रहे हैं, ये एक टाइम डिपेंडेंट रेफरेंस फ्रेम है, मगर हम एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में हैं जो कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपके मैग्नेटिक फील्ड्स इवॉल्व ये ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा रेफरेंस फ्रेम भी जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, अगर ये ओरिजिनल स्टेट तो हमारी इनिशियल स्टेट ये आ गई, दिस इज़ आवर इनिशियल स्टेट, ठीक है। हमने देखा ट्रांसफॉर्म में बड़ी आसानी है, तो क्या ट्रांसफॉर्म भी यही होगा? अगर हम ट्रांसफॉर्म लिखना चाहें तो वो क्या होगा? अब देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड और देखते हैं ट्रांसफॉर्म्ड और इसमें क्या फ़र्क है दोनों में। तो बेसिकली आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म्ड में, यानी ये जो ट्रांसफॉर्म्ड है स्टेट वेक्टर, और साई ऑफ टी जो कि आपका ओरिजिनल ये साई ऑफ टी है, इन दोनों को कंपेयर करें। इधर आ रहा है सी प्लस टी, सी माइनस टी इसके साथ, यहाँ सी प्लस टी आ रहा है, मगर साथ जो है ये फैक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये फैक्टर्स जो हैं टी इक्वल टू ज़ीरो पे जो फैक्टर्स जो हैं ये आपको ज़ीरो ही दे देते, 1 दे देते हैं। तो इसलिए ये जो है ये बेसिकली यही स्टेट बन जाएगी ऊपर वाली, तो यानी कि ये आपके पास प्लस स्टेट ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम इनिशियली अगर हम ट्रांसफॉर्म्ड जो है स्टेट वेक्टर्स और ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन और ट्रांसफॉर्म्ड श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करना चाहते हैं, तो कम से कम अभी पहले स्टेप में हमने देख लिया कि इनिशियल स्टेट जो है जिसमें कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं, टी इज इक्वल टू ज़ीरो वाली स्टेट है, वो जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट भी वही है, यानी प्लस स्टेट ही है इनिशियल, जो कि ओरिजिनल स्टेट थी। ठीक है, तो हम ओरिजिनल स्टेट की टर्म्स में जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहते थे तो हम इस तरह लिखते थे पी टू माइनस। तो हमारे सामने ये होता था कि हम प्रोजेक्शन लेते थे साई ऑफ टी की, यानी इनिशियल स्टेट तो साई ऑफ ज़ीरो थी, वो टाइम इवॉल्व स्टेट क्योंकि टाइम टी पे हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो ये हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ से मिलती थी, ठीक है ना। तो अगर आप ये साई ऑफ टी को देखें, थोड़ा इसको मैं मिटाता हूँ ताकि तो थोड़ा नज़र आ जाए। ये साई ऑफ टी को देखें इधर ज़रा, यानी ये वाली एक्सप्रेशन, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ। ये अच्छा, इसको अगर आप देखें साई ऑफ टी को, तो वो बेसिकली आपने जब इसका से इनर प्रोडक्ट लेना है माइनस के साथ, तो आप ये देख रहे हैं कि जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये टर्म तो ज़ीरो दे देगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, और ये वाली टर्म जो है ना आपको सी माइनस टी दे देगी, क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है ना। तो उसको सामने रखते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं एस सी माइनस टी एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड, ठीक है। अब ये बेसिकली जवाब तो अब सी माइनस टी हमने एवेल्यूएट करना है, और सी माइनस टी जो है हम अल्फ़ा की टर्म्स में लिख सकते हैं एस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी बाई टू। ये इधर से ना जो बेसिक डेफिनेशन जो हमने कई दफ़ा इस्तेमाल कर ली, यानी सी माइनस जो है यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस टी एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड। अब आपको पता है जब आप एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे तो ये वाला फैक्टर तो आपको 1 दे देगा, इसका जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली रिजल्ट जो है आपका अल्फ़ा माइनस टी एब्सोल्यूट स्क्वायर की टर्म्स में आ गया, और ये इक्विवेलेंटली ये रिज़ल्ट ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि अल्फ़ा माइनस उसी तरह जिस तरह अभी हमने साई ऑफ टी के लिए देखा था ना, तो साई ऑफ टिल्टा डी यानी इस इक्वेशन को देखें तो जब अल्फ़ा माइनस अगर आपने मालूम करना है तो अल्फ़ा माइनस बेसिकली माइनस के साथ इसका प्रोजेक्शन है, यानी कि ये प्रोजेक्शन है, माइनस के साथ जब इसका प्रोजेक्शन दिया जाए
तो फिर ये वाली टर्म ज़ीरो दे देगी, पहले वाली टर्म ज़ीरो दे देगी, दूसरी वाली टर्म आपको अल्फ़ा माइनस दे देगी। तो अल्फ़ा माइनस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये साई टिल्डा टी एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ गिवन बाय दिस, कि प्रोबेबिलिटी p प्लस टू माइनस, ये मैंने वन नहीं लिखना चाहिए था, माइनस। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है दिस इज़ गिवन बाय दिस। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास वही चीज़ बन गई जो हमने पहले स्टडी की थी, राबी फार्मूला जो हमने हासिल किया था एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ भी टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन बन गया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन ये वाला है, इसको अगर आप कंपेयर करें, पीछे जाते हैं, राबी फार्मूला जहाँ था ना हमारे पास, ताकि हम एक नज़र उसको देख सकें। कहाँ गया? यस, अभी मैं बिज़ी हूँ, फिर कल कर लें। ठीक, आज सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये जो है आपके पास बेसिक हैमिल्टोनियन जो था वो आपका ये हैमिल्टोनियन था, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है, जिसको से हम डील कर रहे थे, जहाँ से हम आगे चल के फिर हमारे राबी फार्मूला आया था। इस वाले हैमिल्टोनियन को कंपेयर करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ ओमेगा नॉट्स आ रहे हैं ना, वहाँ पे डेल्टा ओमेगा आ रहा है, बाकी बिल्कुल वही है। तो इसका मतलब तमाम तरह एनालिसिस जो वहाँ पे किया था हमने, तमाम डेरिवेशन जो की थी, एग्जैक्टली हम उसको फॉलो करके उसी राबी फार्मूले तक पहुँच जाएंगे। तो ये बस सिर्फ ये है कि हमारा ये वाला हैमिल्टोनियन जो है, इसमें जहाँ पे वहाँ पे ओमेगा नॉट थे, यहाँ पे ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा था, बस सिर्फ ये फ़र्क है। तो राबी फार्मूले में जहाँ ओमेगा नॉट आ रहा था, वहाँ अगर आप डेल्टा ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास अब रिज़ल्ट बन जाएगा, अगर उसी फार्मूले को आपने दोबारा से इस्तेमाल करना है, राबी फार्मूले को देखें और जहाँ पे आपके पास ओमेगा नॉट आ रहा है वहाँ राबी फार्मूले में डेल्टा ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें, माइनस डेल्टा ओमेगा, तो आपके पास वो रिज़ल्ट आ जाएगा। ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं इस डेरिवेशन को देखते हुए। तो ये अगर हम लिखें तो हमारे पास बेसिकली जो फार्मूला बन जाता है वो ओमेगा वन स्क्वेयर्ड ओवर डेल्टा ओमेगा स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा वन स्क्वेयर्ड साइन स्क्वेयर्ड डेल्टा ओमेगा स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा वन स्क्वेयर्ड ओवर टू, और फिर यहाँ टाइम का फैक्टर आ गया। और अगर डेल्टा ओमेगा की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको याद होगा डेल्टा ओमेगा जो है वो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, तो वो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा वन स्क्वेयर्ड साइन स्क्वेयर्ड ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा वन स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय 2t। और अगर हम देखें कि जी इसको मुख्तलिफ लिमिट्स में चेक किया जा सकता है, और इसको मुख्तलिफ लिमिट्स में चेक किया जा सकता है। मसलन अगर आप ये करना चाहते हैं कि कोई ड्राइविंग फील्ड नहीं है, यानी कांस्टेंट फील्ड्स ही हैं और वो ऑसिलेट नहीं कर रहे टाइम के साथ, तो आपके सो पुराने वाले केसेस बन सकते हैं। अगर ओमेगा इक्वल टू 0 वगैरह लें तो उसमें सिर्फ आपके पास ये कंपोनेंट बचेगा, और वो भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने मुख्तलिफ जो है ना सिनारियोज देखे थे। अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट कर देना तो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि कोई वाई कंपोनेंट नहीं बचेगा, क्योंकि साइन 0 0। अलबत्ता कॉस वाला जो है ना वो आपको ओमेगा t1 दे देगा, तो आपके पास ये कांस्टेंट फिर इन मैग्नीट्यूड b1 फील्ड बन जाएगा इन द x डायरेक्शन। तो आपके पास
अब वही वाला हमारा केस बन जाएगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओरिएंटेड था इन द एक्स जी प्लेन। तो वो वाला केस हम पहले कर सकें। आप चाहें तो इस आखिरी फार्मूले को इस लिमिट में भी चेक कर सकते हैं कि वो वाला केस बन जाता है आपको। उसके अलावा ये है कि अगर हम ये जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये जो ये वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसको एक सेकंड दूसरे कलर में अगर करें तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे, इसको कई दफ़ा जनरलाइज्ड राबी फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, यानी कि जनरलाइज्ड राबी फ्रीक्वेंसी, जो कि है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर्ड प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर्ड, और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कैपिटल ओमेगा, कई दफ़ा कह सकते हैं। इसमें ख़ास चीज़ ये है, सॉरी, इसमें ख़ास चीज़ ये है, ये ब्रैकेट थी इधर, उसका ख्याल रखना है। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि आपके पास ये तीनों फ्रीक्वेंसीज़ इसमें आ रही हैं, ये दो लार्मर फ्रीक्वेंसीज़ और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसीज़ में, तो इसलिए इसको जनरलाइज वो कह दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट केस वो बन जाता है जिसमें जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है ना, वो ओमेगा नॉट जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हो जाए, जिसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, या उसके बराबर हो जाए, उसके बहुत करीब हो, तो इसको कहते हैं हम कि सिस्टम ऑन रेजोनेंस है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर सिस्टम ऑन रेजोनेंस है तो फिर आपके पास ये काफ़ी हद तक चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। अब आप देख रहे हैं ना, अगर पिछले वाले एक्सप्रेशन को देखें कि अगर ओमेगा ऑन रेजोनेंस वाली जो कंडीशन है, या इसको इस तरह लिख लें, ऑन रेजोनेंस जो है ये सिचुएशन होगी, ओमेगा जो है वो इक्वल टू ओमेगा नॉट। अब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी तो एक तरह से आपके कंट्रोल में है, ओमेगा नॉट जो है वो आपको बता रही है कि बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी जो रिलेटेड है एनर्जी स्प्लिटिंग बिटवीन द टू लेवल्स। स्पिन हाफ के लिए आप समझ लेंगे प्लस और माइनस स्टेट जो है, जिस या दूसरे लफ्ज़ों में स्पिन प्रोजेक्शन अप अलॉन्ग द जी एक्सिस, स्पिन प्रोजेक्शन डाउन अलॉन्ग द जी एक्सिस, इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस जो है उससे ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है। तो ये वो एक चीज़ एक तरह से आप समझ लें कि एक ख़ास मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया हुआ तो एक ख़ास वो वैल्यू है, और बाकी जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो आप ट्यून कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है, उसको तब्दील आप कर सकते हैं। तो वो अगर आप तब्दील करते हुए एक समझ लेंगे आपके पास एक नॉब है जिससे आप उसको ट्यून कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को, यहाँ तक कि जब आप उसको ओमेगा नॉट पे ले जाते हैं तो उस केस के अंदर जो है वो उस केस में ये रेजोनेंस कंडीशन कहलाएगी, और उसमें ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी जो है उसकी एक्सप्रेशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, प्लस टू माइनस, जो कि स्पिन फ्लिपिंग है, और इसको राबी फ्लॉपिंग भी कहते हैं। फ्लिपिंग फ्लॉपिंग मतलब वही है कि अब ये फ्लॉप कर रहा है, स्पिन जो है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, क्योंकि आप देख रहे हैं साइन आ रहा है, तो इसको ज़रा ऑन रेजोनेंस अगर आप देखें तो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है एक्सप्रेशन, और वो बन जाते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा 1 t/2, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है जब आप ये करेंगे ओमेगा को ओमेगा नॉट के बराबर रखेंगे इसमें, तो ये 0 दे देगा, नीचे भी ओमेगा 1 स्क्वायर्ड है, ऊपर भी ओमेगा 1 स्क्वायर्ड है, कैंसिल होकर 1 दे देगा। तो इसका ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि स्पिन जो है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो स्पिन जो है ये ऑसिलेट कर रही है, और ये साइन स्क्वायर्ड जो है ये 1 to -1 1 या 1 ही वैल्यू ले सकता है, 1 to 0 वैल्यू ले सकता है। तो ये जो है ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, और ये शो कर रहा है कि ख़ास टाइम के साथ बाद जो है, जो अगर इनिशियली आप प्लस स्टेट में थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन द माइनस स्टेट बिकम्स 100% प्रोबेबिलिटी, और इस तरीके से वापस माइनस से प्लस की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, 100% हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है, और ये जो है आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अभी तो हम कंटिन्यूसली हम कह रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाए हुए हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में जो ऑसिलेट कर रहे हैं टाइम के साथ एट सर्टेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब ये भी कर सकते हैं ख़ास टाइम के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करें और फिर ऑफ कर दें, जिसको आमतौर पर हम पल्स कहते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनिशियल स्टेट प्लस थी और आप उसको स्पिन को फ्लिप करना चाहते हैं, माइनस स्टेट में ले जाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि ख़ास टाइम के बाद ये जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% हो जाएगी टू बी इन द माइनस स्टेट। तो उस टाइम पे आप उसको स्विच ऑफ कर दें तो सिस्टम जो है वो माइनस स्टेट में चला जाएगा। फिर अगर आप चाहें वापस इसको प्लस स्टेट में लाना चाहते हैं तो उतने टाइम के लिए उसको फिर ऑन कर दें। तो ये इस तरीके से इनको हम पाई पल्सेस कहते हैं और इस तरीके से आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं स्पिन्स को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं उनको आप मैनिपुलेट करें अप और डाउन। और इनको जो है ये क्वांटम कंप्यूटेशन में ये बेसिक बिट्स हैं, एक तरह से ये जो क्यूबिट्स बन जाते हैं ना, और उनको आप जो है मैनिपुलेट भी कर सकते हैं दिस वे। तो ये बड़ा 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 इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये सिचुएशन आपकी बन जाती है। तो ये जो है ये ऑसिलेशंस हैं बेसिकली इसकी, अगर हम इसे प्लॉट करें तो यहाँ अगर हमारे पास टाइम है और यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन फ्लिप है, ये एरो लगाया हुआ है, ये एरो है प्लस टू माइनस। तो क्योंकि साइन स्क्वायर्ड है ना तो इसका नेगेटिव हिस्सा तो है नहीं, तो ये ऑसिलेट करके ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 1 को हिट कर जाती है। एक ख़ास टाइम के बाद ना ये 1 हो जाता है और वो जो टाइम है वो अगर आप उसको 1 यानी कि जो फ्लिप की प्रोबेबिलिटी 1 जो हो जाती है 100% फ्लिप हो जाएगा, वो टाइम जो है वो पाई ओवर ओमेगा 1 है। दैट कम्स फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द साइन स्क्वायर्ड फंक्शन एट द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है ना, ये ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है, इसकी पाई ओवर ओमेगा 1 आ गया। फिर अगर ये प्लस सिम इधर शुरू में प्रोबेबिलिटी 0 थी क्योंकि वो हमने स्टार्ट जो लिया था वो हमने प्लस स्टेट में स्टार्ट किया था। तो प्रोबेबिलिटी इनिशियल स्टेट क्योंकि प्लस थी तो प्रोबेबिलिटी टू बी इन द माइनस स्टेट वो 0। बट अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया एक ख़ास वक्त के लिए और वो वक्त जो है वो पाई ओवर ओमेगा 1 है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू ओमेगा 1 हैज़ एक्सक्यूज़ मी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए लगाना है। इसको हम पाई पल्स कहते हैं, इसमें पाई आ रहा है ना इधर। तो पाई पल्स आपने लगाई, इतनी देर के लिए किया, फिर स्विच ऑफ कर दिया। तो अब इस टाइम के ऊपर आपके पास जो है जो इनिशियल स्टेट थी जिसमें समझ लेंगे स्पिन अप था, तो अब आपके पास इस टाइम में जो है ये स्पिन डाउन हो चुका है, फ्लिप हो गई स्पिन। प्लस यानी इनिशियल स्टेट जो थी वो प्लस स्टेट थी तो वो फ्लिप होके माइनस स्टेट हो गई और टाइम जितना लगाया उसको पाई ओवर ओमेगा 1 टाइम के बाद। अच्छा, अब इधर आ गई तो अब वो प्रोबेबिलिटी टू बी इन द माइनस स्टेट इज़ 1 और प्रोबेबिलिटी टू बी इन द प्लस स्टेट इज़ 0। मगर इतनी देर में आप इसको लगाएंगे पाई ओवर ओमेगा 1 की एक और पल्स देंगे तो ये 2 पाई ओवर ओमेगा 1 टाइम जब बन जाएगा तो ये जो है यहाँ पे वो स्पिन फ्लिप हो जाएगी, अब वो प्लस स्टेट में आ जाएगा। यानी इधर से फिर आपने एक और यूनिट लगाई पाई ओवर ओमेगा 1 तो फिर आप इसको प्लस स्टेट में ले जा सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में वापस अप में ले आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप वो जो स्पिन्स हैं उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अप डाउन और ये ट्रांजिशन फ्रॉम वन 2 लेवल सिस्टम के अंदर वन स्टेट टू द अदर स्टेट बाय कंट्रोलिंग दीज पल्सेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको कितनी देर के लिए आपने ऑन रखना है, उससे आप ये स्पिन्स को की स्टेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये अब हम इस तरीके से ये मैनिपुलेशन स्पिन्स की कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ वाइड एप्लीकेशंस और बड़े इंटरेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट्स आजकल होते हैं जिनमें ये पाई पल्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, पूरी प्रोटोकॉल रन की जाती है जिनमें स्पिन सिस्टम जो है ना ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मैंने आपको कहा क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर। अभी तो हम एसेंशली जो हमारे क्लासिकल आप समझ लें कंप्यूटर्स हैं, तो जब क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने के लिए इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, कुछ प्रोटोटाइप्स बने हैं लेकिन कमर्शियली अभी अवेलेबल नहीं है किसी हद तक, सिवाय डी वेव सिस्टम्स के हैं और गूगल वगैरह ने भी अभी किए हैं।
लेकिन ये है कि उनमें से कई डिफरेंट सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं एज द बेसिक यूनिट्स। जो आपके बिट्स हैं ना, या क्यू बिट्स हैं, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो स्पिन है। और स्पिन को किस तरह मैनिपुलेट करेंगे वो पहली चीज़ है। अगर आपने उनको इस्तेमाल करना है, उनको बेसिक यूनिट्स के तौर पे लेना है जिसने इंफॉर्मेशन स्टोर भी करनी है, फिर उस इंफॉर्मेशन को आपने मैनिपुलेट भी करना है। जो प्लस स्टेट में तो आप कहेंगे अच्छा जी अभी जो है ये ज़ीरो है, अब माइनस स्टेट में मैंने ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप करने के लिए आपके पास कोई ना कोई तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए जिससे ये आप इन स्पिन्स को मैनिपुलेट कर सकें। तो ये एक आपके सामने इस प्रॉब्लम के अंदर और इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि हम स्पिन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर टाइम पीरियोडिक। और उनको ख़ास टाइम के लिए अगर हम ड्राइव करें, ऑन रखें और फिर स्विच ऑफ कर दें, तो वी कैन कंट्रोल विद 100% प्रोबेबिलिटी कि आप इनिशियली अगर अप स्टेट में हैं तो वो डाउन स्टेट में चला जाए, डाउन स्टेट में है तो फिर वो अप स्टेट में आ जाए। तो इसका मतलब है टोटल कंट्रोल ऑफ द स्पिन्स इज़ अवेलेबल टू अस उस लिहाज से। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल थिंग टू नो। और आज फिर हम इधर रुकते हैं लेक्चर का, और अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट टाइम फिर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर।